नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। आज हमारा फोकस आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े तमाम सवालों पर होगा। आपको हम बताएंगे कि कैसे बनेगा सपनों का घर और कैसे कटेगा चैन से रिटायरमेंट। योर मनी के साथ बनाए खुशहाल जिंदगी के लिए प्लानिंग। साथ ही आगे बढ़ते हैं और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए सटीक पोर्टफोलियो और हम बताएंगे पोर्टफोलियो बनाने के टिप्स। इसके अलावा पहले कर्ज चुकाए या निवेश करें, इस उलझन से कैसे निकले, इस पर चर्चा करेंगे हम शो में आगे। लेकिन इसके अलावा भी देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। मेरे साथ आज शो में जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तिगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जुड़ते हमारे पहले दर्शक से। रोहित जैन हमारे साथ फोन लाइन पर है फिलहाल। रोहित नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया पूछने के लिए। रोहित बताएं कहाँ से बोल रहे हैं और आपने किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है अब तक? मैं एक्चुअली कैलकाटा से बोल रहा हूँ। ओके। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं रिसेंटली एक्चुअली वर्क के चक्कर में अभी मैं फॉरेन आया हुआ हूँ, यूएस। ओके। तो अच्छा। मेरी एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने इसके पहले अपने कैलकाटा या इंडियन सैलरी से की थी, बट अभी मैं थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए यूएस आया हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ी अपने गोल्स चेंज किए हैं। इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ठीक है, आपका लक्ष्य यहाँ पर 20 साल में 5 करोड़ जमा करने का है? ये मैं जब इंडिया में था जब मैंने ऐसी सैलरी थी, बट मैं अभी चाहता हूँ कि मैं इसे 10 या 15 ईयर्स में रिड्यूस करके मैंने ये टारगेट किया है। आपने इसको रिवाइज करना है? हाँ, इसको रिवाइज करके मैंने 15 ईयर्स के लिए किया है इसको। 15 ईयर्स में? अच्छा, 15 साल में आपको 5 करोड़ चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपने निवेश का पोर्टफोलियो बनाया है, मुझे बताइए कि कितने साल से आप निवेश कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड में मैंने रिसेंटली एक्चुअली मैंने जस्ट जब मैंने ज्वाइन किया था वर्क करना, तो मैंने एक म्यूचुअल फंड में जस्ट ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चालू किया था। और बेसिकली अभी 2-3 पोर्टफोलियोज में मैंने लास्ट 3 मंथ से इन्वेस्ट करना चालू किया है। ओके, ठीक है। तो इसके अलावा आपका और कोई लक्ष्य नहीं है? जी नहीं, लक्ष्य तो अभी और कुछ नहीं है, बट वैसे मेरे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, वो मैं करता रहता हूँ। ठीक है। और मेरे साथ पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मुझे बताइए 15 साल के बाद का जो लक्ष्य है 5 करोड़ का, ये किस लिए है रोहित? ये बेसिकली मैं अपने रिटायरमेंट के लिए देख रहा हूँ। रिटायरमेंट के अलावा और कोई गोल नहीं है आपका? क्या उसके लिए पर्याप्त निवेश है आपके पास? रिटायरमेंट के अलावा एक्चुअली मैंने अभी लास्ट ईयर अपने लिए फ्लैट ले लिया और वो मैंने उसका पेमेंट एक्चुअली मैंने अपने फैमिली मेंबर्स में मैं अपने फादर के संग मिलकर मैंने उसे बाई आउट कर दिया, तो उसके लिए मेरे कोई लोन वगैरह नहीं चल रहा है अभी। ओके, तो फिलहाल आपके पास कोई शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल आपके पास केवल फिलहाल रिटायरमेंट का है। आप मैरिड हैं? हाँ, मैं मैरिड हूँ, मैं इसी ईयर मैरिड हूँ। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आगे चल के जिम्मेदारियां बढ़ेंगी क्या, उसके लिए आपको रकम इकट्ठा नहीं करनी है? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी तो उस हिसाब से मैं अपने इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से मॉडल कर लूंगा। ओके। बट क्योंकि अभी मेरी एज अभी कम है और मैं अगर अभी से सेविंग करता हूँ तो मेरी रिटायरमेंट सेविंग्स भी ज्यादा होगी, तो मैं उस हिसाब से अभी फोकस कर रहा था। चलिए, यहाँ पर हमने आई थिंक तमाम डिटेल्स आपसे मांग ली हैं जो आपने ईमेल में नहीं दी थी। तो हेमंत जी, एक बात तो यहाँ पर सराहना करनी चाहिए रोहित की। इन्होंने रिटायरमेंट का लक्ष्य सबसे पहले अपना चुन लिया है। शादी हो चुकी है, हालांकि आगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उसके लिए ये बाद में सोचेंगे, लेकिन फिलहाल रिटायरमेंट को लेकर क्लैरिटी है। निवेश की भी अभी अभी शुरुआत की है इन्होंने, कुछ 3-4 महीने ही हुए हैं। ओवरऑल मुझे बताइए कि 80,000 रुपए हर महीना ये कह रहे हैं कि निवेश को बढ़ाया जा सकता है, काफी अच्छा अमाउंट है। कैसे हम गोल लाइन अप करने में इनकी हेल्प करें और उन्हें पूरा करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा बिल्कुल कि रिटायरमेंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट गोल है। एक तो लॉन्ग टर्म गोल है और उसके लिए काफी बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। इन्होंने ऑलरेडी जैसे टारगेट बनाया 5 करोड़ का, हालांकि समय इन्होंने पहले 20 साल कहा था, अब ये सोच रहे हैं कि 15 साल के अंदर, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है और पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक रिटायरमेंट डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है। उसके लिए शुरुआत करने के लिए जितना लंबा समय आप उसको देंगे उतना ही फायदा, जैसे हम हमेशा बात करते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और सही एसेट क्लास में उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जैसे इक्विटी। और इन्होंने ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने 2 इक्विटी फंड है इनके पास, ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इससे पहले हम आगे चले, 1-2 बात मैं रोहित से पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा वो यूएस में है अभी, तो क्या रोहित आप यूएस में सेटल हो रहे हैं या कुछ समय रहने वाले हैं? क्या आपका स्टेटस चेंज होने वाला है एनआरआई? अभी नहीं, एक्चुअली मेरा यूएस में मिनिमम 3 to 4 years वर्किंग का अभी प्लान है।
अगर डिपेंड अगर आगे जाके अगर ग्रीन कार्ड वगैरह मिलती है तो उस हिसाब से मैं फिर सेटल होने का सोच सकता हूँ। नहीं, अगर ऐसा होने वाला है, अगर आप एनआरआई स्टेटस आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है रूल है 182 डेज के ऊपर अगर आप बाहर रहते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके जो बैंक अकाउंट है और जो केवाईसी है उसको आपको चेंज करना होगा, क्योंकि आप जो सेविंग बैंक अकाउंट है यहाँ पे वो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको एनआरओ अकाउंट देखना पड़ेगा या एनआरई अकाउंट देखना पड़ेगा और साथ में आपकी जो केवाईसी है उसको चेंज करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये दो चीजों का ध्यान रखिए। जहां तक इनके गोल की बात है, देखिए अगर ये 20 साल का जैसे हमने समय पहले कहा था 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो करीब इनको 50,000 रुपए की इन्वेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने कहा इनका अभी समय जो है 15 साल हो गया और 80,000 रुपीज और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी कारण कि अपना ये गोल अचीव ना कर पाए, क्योंकि समय काफी है इनके पास, अमाउंट जो कर रहे हैं काफी कर रहे हैं। एक चीज मैं पोर्टफोलियो में इनको बोलना चाहूंगा, इनके जो इक्विटी फंड है दोनों अच्छे हैं, लेकिन जो बायस है, जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में हो रही है। जब आप इतने लंबे समय के लिए करते हैं तो आप मुझे लगता है इनको मल्टी कैप और मिड कैप ओरिएंटेड फंड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमाउंट ज्यादा है 80,000। तो 2-3 फंड मैं इनको बता रहा हूँ जो ये डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। कोटक सेलेक्ट फोकस एक फंड देख सकते हैं, एल&टी का वैल्यू फंड और बिरला सन लाइफ का इक्विटी फंड, ये दो उसमें मल्टी कैप फंड है और जो एल&टी वैल्यू जो फंड है वो मिड कैप ओरिएंटेड फंड है। इनके सारे जो फंड हैं जितने भी हैं इनका कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छे फंड हैं और जो आपके एग्जिस्टिंग फंड है उनमें भी आप एडिशन कर सकते हैं। तो ये 4 या 5 फंड आप लेके चलें और इसमें अगर आप कंटिन्यू करते रहें, जैसा मैंने कहा, आराम से इनका जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। चलिए, और बढ़ाने की कोशिश की, आप भी खुद मन बना रहे हैं अपने निवेश को आगे चलकर बढ़ाने का, तो फिलहाल जो नए फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। रोहित, आगे बढ़ते हैं और रितेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार रितेश जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? मैम नमस्कार, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। बढ़िया। अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने जो मेल किया था उसमें 5 म्यूचुअल फंड में SIPs हैं। हाँ हाँ, तो वो अलॉटमेंट मेरा सही है या गलत है? कब से कर रहे हैं रितेश जी? मैं 2011 से आपका एक प्रोग्राम देख रहा हूँ, तब मैं इनिशिएट किया था मैंने ये। अच्छा। और SDF की टॉप 200 था मेरा, वो करीब 7,000 रुपये पर मंथ है। बाकी फिर मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया, 2016 से। ठीक है, तो मुझे बताइए कि इस निवेश को लेकर आपका लक्ष्य क्या है? मेरे 2 बच्चे हैं। जो बड़ी वाली बिटिया है उसकी आफ्टर 12th ये जो लार्ज कैप है वो उसके लिए रखा हुआ है मैंने, और उसके बाद जब शादी में जरूरत पड़ेगी तो एक मिड कैप मैंने किया है, SDF की मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये कंटिन्यू करूंगा मैं। और जो छोटी वाली डॉटर है उसकी एजुकेशन और उसकी मैरिज, रिमेनिंग 2 जो मिड कैप फंड है वो उनके लिए है। अच्छी बात है, आपने हर फंड से जी 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 यहाँ पर बात अच्छी है कि आपने हर फंड को एक लक्ष्य दे दिया है, लेकिन जी। समय की अवधि कितनी होगी रितेश जी? जी मैम, समय की अवधि कितना समय आप देंगे इस निवेश के लिए? 15 साल। दोनों के लिए? 15 साल। 15 साल। बेटियों की पढ़ाई के लिए 15 साल, शादी के लिए 20-25 साल और? नहीं, पढ़ाई के लिए 10 और शादी के लिए 15। ठीक है, और निवेश को आगे चल के आप बढ़ाएंगे भी, है ना? मैं बढ़ाता हूँ मैम, कंटिन्यू मैं हर साल 10% इंक्रीज करता हूँ। और जब मार्केट डाउन होता है तो एडिशनल अमाउंट मेरे पास होता है, वो मैं डाल करके। बहुत अच्छी बात है रितेश जी, अच्छा लगा कि आप योर मनी को लगातार देखते आए हैं 2011 से, और हेमंत जी उसको देखते हुए काफी हद तक पर्सनल फाइनेंस को लेके इनमें क्लैरिटी है। अपने गोल्स डिसाइड कर लिए हैं, गोल्स को इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दे दी है, कितना इकट्ठा करना चाहते हैं वो भी इन्हें पता है। फंड्स का सिलेक्शन कैसा है? कविता, इन्होंने जो फंड सिलेक्शन दिया है यहाँ पे मुझे लगता है काफी अच्छे फंड्स हैं। और एक अच्छी बात है, इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के फंड लिए हैं। ब्लू चिप भी हैं, इसमें मिड कैप भी हैं और डिस्कवरी जो वैल्यू फंड है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज वाले फंड हैं। वही सारे फंड हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है काफी कंसिस्टेंट और अच्छा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैं इनका जो मिक्स देखूं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का, मेरा हमेशा ये मानना है कि 50-60% जो एटलीस्ट लार्ज कैप में होना चाहिए, बाकी मिड कैप और स्मॉल में। आई थिंक कोई भी पैरामीटर पे अगर आप देखें, इनका पोर्टफोलियो जो इन्होंने बनाया, फंड अच्छे हैं, मिक्स अच्छा है, और जैसा इन्होंने कहा कि इनके गोल भी डिफाइंड है। एक चीज सिर्फ मैं इनको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा, ये बात सही है कि इन्होंने अपने जो SIP इन्वेस्टमेंट है उसको गोल से अलाइन किया हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है यहाँ पे कि इन्हें एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, मैरिज के लिए कितना पैसा चाहिए, इनके अपने रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए। समय इन्होंने कहा 10 साल और 15 साल का इनके पास है। देखिए क्या होता है कि आप जो टारगेट लेके चलते हैं, आज की डेट में जो एजुकेशन की कॉस्ट है और आज से 10 या 15 साल में जो कॉस्ट है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पे 10 से 12% का इन्फ्लेशन है। आज की कॉस्ट देखिए, इन्फ्लेशन लगाइए, फिर आप टारगेट बनाइए
और फिर उसके ऊपर आपको काम करना है कि अगर हम 12% की रिटर्न मान के चलें तो मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। ये बात सही है कि आप पैसा लगा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हर साल आप 10% उसमें बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि जितना पैसा आपको चाहिए क्या ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं। और उसका एक ही तरीका है, जैसे मैंने कहा, आप गोल डिफाइन करके टारगेट बना के फिर आप वर्कआउट कीजिए, एक एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न लेके कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि वाकई में जितना आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं उतना आपके पास होगा नहीं। सारे जो चीज आपको चाहिए इनके पास है, समय है इनके पास, डिसिप्लिन है, इक्विटी फंड्स है, सिर्फ इनको ये देखना है कि सही मायने में कितना पैसा इनको इन्वेस्ट करना है। और अगर कोशिश करके, अगर मान लीजिए और पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे उन्होंने कहा 10% बढ़ाते हैं, तो शायद कहीं इनको जरूरत पड़े कि किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करना है, किसी के लिए कम करना है, वो इनको डिसाइड करना वो एक प्रोसेस अगर ये फॉलो कर लेंगे तो मुझे लगता है इन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी अपने गोल्स को अचीव करने। तो रितेश जी, यहाँ पे क्लियरली आपको सलाह यही दी जा रही है कि फंड सिलेक्शन अच्छा है, आपने हर गोल से एक फंड को बांध दिया है, बहुत अच्छी रणनीति है। इनफैक्ट ये रणनीति हम चाहते हैं कि वो तमाम दर्शक जो रितेश जी का पोर्टफोलियो सुन चुके हैं, हमें डिस्कस किया है, ये सीख लेना बहुत जरूरी है। रितेश जी, बस एक चीज आपको करनी है कि लक्ष्य के लिए कितना आपको अमाउंट जोड़ना है, कितनी रकम जोड़नी है और कहाँ कम पड़ रहा है निवेश, कहाँ ज्यादा पड़ रहा है, उसकी जानकारी शायद आपको और इकट्ठा करनी चाहिए। थोड़ा सोचिए इस बारे में, सवाल हो तो फिर से आप योर मनी को भेज सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि योर मनी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। और अगर आपका भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड या लोन से ही जुड़ा हुआ, तो अपना सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, अपना नाम भेजिएगा, साथ में mf@moneycontrol.com हमारा योर मनी में आज हम दे रहे हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। और अगले दर्शक चिंतन मकवाना का सवाल लेते हैं। इन्होंने ईमेल के जरिए अपना सवाल हमसे पूछा है और कह रहे हैं कि 5,000 रुपए हर महीना निवेश करना चाहते हैं, किस निवेश में, किस फंड में इनको निवेश करना चाहिए ताकि इन्हें फायदा मिले। बहुत ही ओपन एंडेड सवाल है और हमारे पास चिंतन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी नहीं है ताकि हम और क्लैरिटी ले सके। इस तरह के सवाल अक्सर लोग भेजते हैं और हमेशा हम गोल्डन रूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्कस करते हैं शो पर। चिंतन के जरिए एक बार फिर से वो तमाम दर्शक जो कि निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन पहला कदम क्या हो, पहली सीढ़ी क्या हो, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फायदेमंद फंड हमें बताएं। तो फायदेमंद फंड की तो कोई डेफिनेशन यहाँ पर होती ही नहीं है और म्यूचुअल फंड कोई जादू की छड़ी है नहीं कि आपने पैसे डाले और तुरंत 6 महीने के बाद आप बन गए करोड़पति। तो चिंतन के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात यह कि उन्होंने इन्वेस्ट करने का सोचा, बिल्कुल, और इन्होंने कहा कि हम हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। मेरा ये मानना है कि जब आप सैलरीड क्लास में है या बिजनेसमैन है, जब आप हर महीने इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब आप बाकी जो खर्चे कर रहे हैं या जो अपने बिजनेस में या अपनी जो नौकरी के जो बाकी जो खर्चे हैं उसके साथ आप कुछ हिस्सा जो है अपनी इनकम का वो इन्वेस्टमेंट पे लगा रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर मैं ये देखूं फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सही है। हाँ। उन्होंने एटलीस्ट सोचा इसके बारे में। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि मैं उसको पैसा इन्वेस्ट क्या करूं। बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं कि आप ये देखिए कि आप उस पैसे को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी आपके गोल्स क्या है। और गोल जैसा हम हमेशा कहते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। यहाँ पे कि उन्होंने कोई समय नहीं दिया है तो इनको सबसे पहला ये करना है चिंतन को कि देखना है कि हमें किस चीज के लिए पैसा चाहिए, मेरी प्रायोरिटीज क्या है यहाँ पे। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म गोल के लिए करना है, जैसा हम हमेशा कहते हैं, अगर मान लीजिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप कर रहे हैं, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना फायदा है। इसके लिए इनकी उम्र का भी अंदाजा होना बहुत जरूरी है ताकि हम इनको बता सके कि इनके क्या क्या गोल्स पॉसिबल हैं, क्या क्या गोल्स पॉसिबल नहीं है। और जिस भी उम्र के पड़ाव में आप होंगे, आपका जो निवेश करने का जो रकम है, जो राशि है, वो बदल जाएगी। उस पर हम आपको क्लैरिटी दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल चिंतन के लिए हम तमाम सिनेरियोज यहाँ पे कंसिडर करके सलाह देते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में एक डिसिप्लिन आता है। बिल्कुल। और क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, आप डिसिप्लिन तरीके से जा रहे हैं, तो आपको आगे जाके रकम बढ़ाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू जैसे मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर मैं ये मान के चलूं कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, पहले अगर हम उसकी बात कर लें तो जैसा हम हमेशा कहते हैं इक्विटी फंड, वेल डाइवर्सिफाइड फंड, एग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए, गोल डिफाइन कीजिए, टारगेट बनाइए और फिर डिसाइड कीजिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं अभी क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इनको इन्वेस्ट करना है तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड, कुछ फंड हमने आज शो में बात की, कोटक सेलेक्ट फोकस देख सकते हैं, L&T वैल्यू फंड, ये मिड और लार्ज कैप और इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है, यहां से आप इन्वेस्ट कीजिए। जैसा मैंने कहा, गोल्स अगर आप अपने डिफाइन कर लें, टाइम होराइजन देख लें, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कितना पैसा इक्विटी में जाना है, कितना पैसा डेट में जाना है। और उनको अपने गोल से अगर आप अलाइन करेंगे तो उसको मॉनिटरिंग करना आसान होगा आपके लिए। और आप ये देख पाएंगे कि मेरा जो लक्ष्य है उसके उस डायरेक्शन में हम कहां तक पहुंच रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप लेने की जरूरत है। क्या मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं वो कम पड़ेगा, क्या मैं ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है। मान लीजिए अगर आपने एज्यूम किया हमको 5 करोड़ चाहिए, लेकिन उस गोल के लिए अगर आपके पास 7 से 10 करोड़ भी होंगे तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है।
कुछ एक ऐसे गोल है जितना पैसा आप उसमें लगा सको उतना लगाइए। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पर, ये किस मकसद को लेकर निवेश करना चाहते हैं और फिलहाल उसके लिए जो भी अमाउंट मुमकिन है 5,000 रुपए बोल रहे हैं कि निवेश करना चाहते हैं, क्या वो पर्याप्त है या नहीं, उन सब की डिटेल्स बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आप इनको शुरुआत करने के लिए कोई फंड यहाँ रेकमेंड करेंगे तो वो कौन सी? जैसा मैंने कहा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें तो कोटक सेलेक्ट फोकस देख सकते हैं और L&T वैल्यू फंड, अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 5,000 का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि इनकी जोखिम लेने की क्षमता पता नहीं है हमें। देखिए, अगर ना भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, हमें लगता है कि हम इक्विटी से डर जाते हैं कि इक्विटी शायद बहुत रिस्की है। मेरा ये मानना है आप लॉन्ग टर्म के लिए 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको रिस्क है, इक्विटी में रिस्क है वॉलेटिलिटी का। आप उसको टैकल कैसे करेंगे? सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन तरीके से, क्योंकि उसका मतलब यह है कि आप नीचे के लेवल पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका एवरेज कॉस्ट नीचे होता जाता है। तो जो रिस्क है, एसोसिएटेड रिस्क है, उसको कम करने का तरीका है डिसिप्लिन अप्रोच, जो ये डेफिनेटली फॉलो करना चाहते हैं। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक अमर का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल इन्होंने भेजा है, कुछ डिटेल्स अपनी इन्होंने दी है अपने पोर्टफोलियो की। इनकी ईयरली इनकम लगभग 3.25 लाख के आसपास है और इन्होंने अपने लिए कुछ लक्ष्य यहाँ निर्धारित किए हुए हैं। घर खरीदना है इनको 2020 तक 20 लाख का और 2022 तक बहन की शादी के लिए इन्हें 20 लाख रुपए चाहिए। माता पिता के इलाज के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। एजुकेशन लोन लिया हुआ है जिसके लिए 10,000 रुपए हर महीना ये अभी दे रहे हैं और आने वाले सालों में इसको बढ़ाकर 15,000 रुपए हर महीना करने का मन रखते हैं। पूछ रहे हैं कि एजुकेशन लोन के साथ साथ ये अपने तमाम लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे और इसके लिए अगर निवेश करना हो तो कहां करें। तो अमर, आपने अपना सवाल तो हमें भेजा है लेकिन कुछ डिटेल्स यहाँ पर मिसिंग है, जैसे कि आपने ये नहीं बताया कि आप कितना निवेश कर पाएंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है, बहुत बड़ी राशि जो है आप लोन के तौर पर यहाँ चुका रहे हैं और आपका महीने का खर्चा भी है और साथ ही इनके जो गोल्स हैं हालांकि लॉन्ग टर्म है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लेकिन क्या निवेश किस तरह से इन्हें डिसाइड करना चाहिए, कितनी रकम इकट्ठा करनी होगी, कैसे पता चलेगा? देखिए कविता, इनकी पहले फाइनेंशियल सिचुएशन समझते हैं। इनकी इनकम जो है मंथली करीब 25,000 रुपए इनकम है इनकी, और जो एजुकेशन लोन जो बोल रहे हैं अगले 2 साल में इनको चुकाना है वो 10,000 रुपए महीना है, तो इनके पास बचे 15,000। उसके बाद उन्होंने कहा जो उनके मंथली एक्सपेंसेस हैं, घर के खर्चे, वो भी वहां से चलते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 5 से 7,000 रुपए शायद ये इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब हम इनके गोल्स की तरफ देखते हैं। इन्होंने कहा पहला गोल है इनका घर लेना, फिर सिस्टर की मैरिज करना है, पेरेंट्स के लिए पैसा इकट्ठा करना है उनके ट्रीटमेंट के लिए। अभी तक उन्होंने जो गोल्स बनाए ये बिल्कुल सही है। मेरा ये मानना है कि हालांकि अगर मैं इनके पास देखूं रिसोर्सेज कम है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने समय रहते हुए उन गोल्स को डिफाइन किया और देखा है, तो इनको मौका मिलेगा इन गोल्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए। तो अगर मैं इनके घर की शुरुआत करता हूँ, 4 साल में इनको घर चाहिए, जाहिर सी बात है वो 20 लाख की रकम तो जमा नहीं कर पाएंगे, तो एक ऑप्शन उनके बाद आएगी कि वो हाउसिंग लोन का सोचें आगे जाके। वो डिपेंड करता है उनकी इनकम यहाँ से किस लेवल से बढ़ती है। बट अगर मैं मान के चलूं कि हाउसिंग लोन लेंगे, 20% मार्जिन मनी इनको इकट्ठा करना है, वो करीब 4 लाख रुपए इनको इकट्ठा करना है। वो अगर मैं 10% की अगर मैं रिटर्न मान के चलूं यहाँ पे, तो इनको करीब 7,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करना है। सिस्टर की मैरिज के लिए करीब 6 साल का समय है इनके पास। उसको गोल जो पूरा करने के लिए फिर से मैं 10% की अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मान के चल रहा हूँ, उनको करीब 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। पेरेंट्स की जो इन्होंने कहा है मेडिकल के लिए कितने समय में करना है, कितना पैसा, वो नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो शायद उसमें मैं ज्यादा उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये 2 गोल जो है 27,000 रुपए इनको लगाना है। जैसा मैंने कहा 5 से 7,000 रुपए शायद ये इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है इनको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन से गोल के लिए इन्वेस्ट करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, हालांकि ये बहुत क्लियर है कि उनके पास उतना पैसा नहीं है जितना उनको चाहिए, बट वो आप उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत न करें। काफी बार क्या होता है, हमको लगता है रकम नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, शुरुआत करें, हो सकता है आगे जाके उनकी इनकम ज्यादा बढ़े और वो अपने पैसे वहां पे इन्वेस्ट कर पाए। तो इनको प्रायोरिटी देखनी है कि घर को अगर हम उसको साइडलाइन करें थोड़ा समय के लिए, सिस्टर की मैरिज अगर मेरे लिए प्रायोरिटी है तो मैं 5-7 हजार रुपए वहां पे इन्वेस्ट करूं, आगे जाके जैसा बढ़े वो गोल को पूरा करूं। एक ही गोल के ऊपर इस समय उनको ध्यान देने की जरूरत है। इनका जो टाइम होराइजन है 4 से 6 साल का, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करूं तो उनके लिए बैलेंस फंड जो है एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। वहां पे इक्विटी और डेट का मिक्स रहता है, तो कुछ एक बैलेंस फंड मैं इनको बता देता हूं, जहां पे देख सकते हैं बिरला सन लाइफ 95, ICICI बैलेंस फंड देख सकते हैं, रिलायंस बैलेंस फंड। अब ऐसे में हमने इनके इंश्योरेंस को तो छोड़ दिया है, अगर ये इकलौते कमाने वाले हैं तो इनके लिए टर्म इंश्योरेंस लेना, और माता पिता का चूंकि ये इलाज करना चाहते हैं, अब किस लिए इलाज करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर इनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो तो कैसे ले? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है, पेरेंट्स के लिए लेना है, और अगर ऑलरेडी उनके पास कोई एग्जिस्टिंग डिसीज है
तो वहां पे वेटिंग पीरियड रहेगा, वहां पे उनको नहीं मिल पाएगी शायद। तो जैसा मैंने कहा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बताना मुश्किल है। हो सकता है अगर ये कहीं एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयर ने इनको कुछ इंश्योरेंस दिया हो तो वो देख सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा थोड़ी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है यहाँ पे। चलिए अमर, तो यहाँ पे हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो अपना सवाल पूरी डिटेल्स के साथ, सभी डिटेल्स के साथ वापस से भेजिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। लेकिन अब की बार बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पर आने के लिए हेमंत जी, और योर मनी में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।